रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र की यदि बात करें, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी, और इसलिए रक्त परिसंचरण तंत्र का जनक किसे माना जाता है? विलियम हार्वे को माना जाता है। अब रक्त परिसंचरण तंत्र तीन चीज़ों से मिलकर होता है, रक्त, हृदय और रक्त वाहिनियों से। रक्त परिसंचरण तंत्र की यदि बात करें, रक्त परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का होता है, एक तो होता है खुला रक्त परिसंचरण तंत्र और दूसरा होता है बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। खुला रक्त परिसंचरण तंत्र क्या होता है? जिसमें रक्त को बहने के लिए नलिकाओं की आवश्यकता नहीं होती है, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र कहलाता है। इसमें अकशेरुकी प्राणी, ऑर्थोपोडा और मोलास्का आते हैं। जबकि बंद रक्त परिसंचरण तंत्र, इसमें रक्त को बहने के लिए नलिकाओं की आवश्यकता होती है, बाकी सभी अन्य जीव इसमें आते हैं, यानी कि कशेरुकी प्राणी इसमें आते हैं। लेकिन नोट, अपवाद भी हैं। एनेलिडा वर्ग के जंतु जैसे कि केंचुआ हो गया, ठीक है, केंचुआ हो गया, अपना जोंक हो गया, ये सभी किस में आते हैं? बंद रक्त परिसंचरण तंत्र में आते हैं। अब हम बात करते हैं हृदय की। हृदय को जानने से पहले जान लेते हैं कि किसमें कितना कक्षीय हृदय होता है। तो मत्स्य वर्ग की बात करें तो मत्स्य वर्ग में 2 कक्षीय हृदय होता है, एक आलिंद एक निलय होता है। उभयचर और सरीसृप की बात करें तो 3 कक्षीय हृदय होता है, 2 आलिंद और 1 निलय होते हैं। और ठीक है, इसके बाद हम बात करें मनुष्य स्तनधारियों की और पक्षियों की, तो उनमें 4 कक्षीय हृदय होता है, 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होता है। नोट, केंचुए में 1 से अधिक हृदय होते हैं, और कॉकरोच में 13 कक्षीय हृदय होता है, और घड़ियाल और मगरमच्छ में 4 कक्षीय हृदय पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे मानव हृदय की। मानव हृदय की बात करें तो एक वयस्क मनुष्य के हृदय का भार लगभग 300 ग्राम होता है। ये एक अस्थिपिंजर में सुरक्षित होता है। इसे चारों तरफ से घिरने वाली एक झिल्ली होती है, जिसे कहा जाता है पैराकार्डियम, कार्डियम। इसके 3 भाग होते हैं, पैराकार्डियम, मायोकार्डियम और एपिकार्डियम। ठीक है, इसका आकार कैसा होता है? शंक्वाकार या बंद मुट्ठी के आकार का हृदय होता है। हृदय लपडप की आवाज़ करता है, और हृदय 2 धड़कनों के मध्य आराम करता है। एक हृदय चक्र में 0.8 सेकंड का समय लगता है। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप जो होता है 120/80 होता है, जिसमें 120 सिस्टोलिक और 80 जो होता है वह डायस्टोलिक प्रेशर होता है। ठीक है, हृदय जो होता है पंप की तरह कार्य करता है, इसे शरीर का इंजन कहा जाता है। इसे क्या कहता है? शरीर का इंजन कहा जाता है। अब हम देखेंगे, देखो हृदय को 4 कक्षीय हृदय है, तो इसमें ऊपर की होता है दायां आलिंद, बायां निलय, हृदय की बात करें, हृदय में 4 कक्ष होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं मानव हृदय में। तो सबसे पहले जो रक्त आता है, अशुद्ध रक्त आता है, सबसे पहले दाएं आलिंद में प्रवेश करता है। कहाँ पर प्रवेश करता है? दाएं आलिंद में प्रवेश करता है। फिर यहीं शुद्ध दाएं आलिंद से होता हुआ त्रिकपाटीय बॉल्व से होता हुआ, त्रिकपाटीय बॉल्व रक्त के पश्च प्रवाह को रोकता है, त्रिकपाटीय बॉल्व से होता हुआ दाएं निलय में प्रवेश करता है, और दाएं निलय से यह निकलकर पहुंचता है फेफड़ों तक। फिर फेफड़ों के बाद ये हो जाता है शुद्ध, और फेफड़ों से शुद्ध होकर ये वापस आता है बाएं आलिंद में। ठीक है, बाएं आलिंद में आता है, और बाएं आलिंद से दिक्पाटीय बॉल्व से होता हुआ बाएं निलय में प्रवेश करता है, और शरीर के सभी अंगों तक पहुंच जाता है। ठीक है, हृदय का जो दायां भाग होता है इसमें अशुद्ध रक्त बहता है, और बाएं भाग में कौन सा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त बहता है। दाएं आलिंद जो होता है सबसे बड़ा कक्ष होता है, हृदय का सबसे बड़ा कक्ष होता है, और दाएं आलिंद में ही ऊपर की तरफ एक गांठ पाई जाती है, जिसे एशियन सिनोएड्रियल नोड कहा जाता है। इसे प्राकृतिक पेसमेकर कहा जाता है, हृदय की धड़कन को बनाए रखता है। ठीक है, मस्तिष्क के कार्डियम सेंटर से यहाँ पर सूचनाएं आती हैं कि हृदय की धड़कन को बनाए रखो। ठीक है, इसलिए इसे हृदय का हृदय भी कहा जाता है। ठीक है, और नीचे की तरफ दाएं आलिंद में ही नीचे की तरफ एक गांठ पाई जाती है, जिसे एवियन एंड्रियोवेंट्रिकुलर नोड कहा जाता है। यह हृदय की धड़कन की लयबद्धता को बनाए रखती है। ठीक है, ये आकर चलकर अपनी शाखाएं फैलाती है, जिसे पुरकिंजो फाइबर कहा जाता है, और ये और ज़्यादा फैला लेती है, तो इसे बंडल ऑफ हिस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बंडल ऑफ हिस भी कहा जाता है। जो कृत्रिम पेसमेकर होता है वह प्लेटिनम धातु का बना होता है। अब हम बात करेंगे रक्त की। रक्त की बात करें तो देखो, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी, इसलिए विलियम हार्वे को रक्त परिसंचरण तंत्र का जनक कहा जाता है। अब रक्त जो होता है वह रक्त की कुछ फैक्ट की बात कर लेते हैं, जैसे कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त क्या होता है? तरल संयोजी ऊतक होता है। ये कोलाइड विलयन होता है, जिसमें कणों का आकार 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर तक होता है। इसका पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7.4, अर्थात ये क्षारीय प्रकृति का होता है। और एक व्यस्क पुरुष में रक्त की मात्रा की बात करें तो 5 से 5.5 लीटर होती है, और महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा आधा लीटर रक्त कम होता है। अब हम बात करेंगे रक्त के भाग। तो रक्त के 2 भाग होते हैं, एक तो होती है प्लाज्मा
और दूसरी होती है रक्त कणिकाएं, ठीक है। प्लाज्मा की बात करें तो यह रक्त का 55 से 60% भाग होता है। यह रक्त का तरल भाग होता है। यह पीले रंग का होता है। इसमें 90 से 92% पानी होता है और 8 से 10% खनिज लवण एवं प्रोटीन इसमें पाए जाते हैं। प्रोटीन की बात करें तो इसमें ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन पाए जाते हैं। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन क्या करता है? ग्लोब्यूलिन प्रोटीन रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, ठीक है, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। एल्ब्यूमिन प्रोटीन प्रसारण दाब को नियंत्रित करता है और यह सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन है रक्त में, ठीक है। और फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन क्या करते हैं? ये रक्त का थक्का जमाने का काम करते हैं, रक्त का थक्का जमाने का काम करते हैं, ठीक है। लवणों की बात करें तो सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम ये सभी लवण किसमें पाए जाते हैं? रक्त में पाए जाते हैं। और उत्सर्जी पदार्थ जैसे कि यूरिया, यूरिक अम्ल भी रक्त में ही पाए जाते हैं। और एंटीबॉडीज़ तुमसे पूछे जाए कहाँ पाई जाती हैं, तो यह भी प्लाज्मा में ही पाई जाती हैं, प्लाज्मा में ही पाई जाती हैं, प्लाज्मा में ही पाई जाती हैं। इसके बाद देखो प्लाज्मा से यदि प्लाज्मा से रक्त का थक्का जमाने वाले प्रोटीन, फाइब्रिनोजन प्रोटीन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन को निकाल दिया जाए तो बचा हुआ भाग क्या कहलाता है? सीरम कहलाता है। अब हम देखेंगे रक्त कणिकाओं की। तो रक्त कणिकाओं की बात करें तो यह रक्त में 40 से 45% होती है। कितनी होती है? 40 से 45% होती है और 3 प्रकार की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी को रेड ब्लड कार्प्यूस्कल्स, लाल रक्त कणिकाएं कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आरबीसी के बारे में जानेंगे। आरबीसी का पूरा नाम क्या है? आरबीसी रेड ब्लड कार्प्यूस्कल्स, यानी कि लाल रक्त कणिका, और इसे ही एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है, ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। इनकी उत्पत्ति कहाँ पर होती है? इनकी उत्पत्ति की बात करें तो भ्रूणीय अवस्था में इनकी उत्पत्ति यकृत एवं प्लीहा से होती है। जबकि एक वयस्क पुरुष में जब बच्चा जन्म ले लेता है तो इसकी उत्पत्ति होती है अस्थि मज्जा से, लाल अस्थि मज्जा से इसकी उत्पत्ति होती है। इसकी मृत्यु की बात करें तो इसकी मृत्यु कहाँ पर होती है? यकृत एवं प्लीहा में होती है। इसलिए इसे यकृत एवं प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है और इसे आरबीसी का, प्लीहा को आरबीसी का ब्लड बैंक भी कहा जाता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिनों का होता है। आकार कैसे होता है? आकार उभयावतल होता है। रंग कैसा होता है? लाल होता है। लाल होता है हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण, ठीक है। और क्या खास बात है? कार्य क्या करता है ये देखो, एक तो ब्लड ग्रुप बनाता है और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन के परिवहन का काम भी यही करता है, ठीक है, यही करता है। प्रति घन मिलीलीटर रक्त में इसकी मात्रा की मात्रा तो कितनी होती है? प्रति घन मीटर रक्त में इसकी मात्रा 50 से 55 लाख होती है और उसका आकार 7 माइक्रोन होता है। कितना होता है? 7 माइक्रोन होता है, ठीक है। आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। और अधिकता से कौन सा होता है? पॉलीसाइथेमिया या पॉलीसाइफोनिया रोग होता है। पॉलीसाइथेमिया, पॉलीसाइफोनिया रोग होता है। नोट: एक वयस्क स्तनधारी के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन अपवाद है ऊंट, लामा और जिराफ, इनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की मात्रा 5% अधिक उत्पादन होने लगता है और सोते समय आरबीसी का उत्पादन कम होता है, ठीक है, आरबीसी का उत्पादन कम होता है। स्तनधारियों में सबसे बड़ी आरबीसी हाथी की होती है और सबसे छोटी आरबीसी जो होती है वह कस्तूरी मृग की होती है। किसकी होती है? कस्तूरी मृग की होती है। अब हम बात करेंगे हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन की मात्रा, तो हीमोग्लोबिन को HB से प्रदर्शित किया जाता है। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, हेमेटिन प्लस ग्लोबिन। हेमेटिन आयरन वर्णक होता है जो कि इसे रंग देता है और ग्लोबिन इसमें प्रोटीन होता है, ठीक है। ऑक्सीजन युक्त हीमोग्लोबिन का रंग जो होता है वह लाल होता है और ऑक्सीजन रहित हीमोग्लोबिन का रंग नीला होता है। ऑक्सीजन युक्त हीमोग्लोबिन को ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहा जाता है और कार्बन डाइयुक्त हीमोग्लोबिन को कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहा जाता है। हीमोग्लोबिन जो होता है वह कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ज़्यादा क्रियाशील होता है, ठीक है, ज़्यादा क्रियाशील होता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा हेमोसाइटोमीटर से ज्ञात की जाती है, ठीक है। हीमोग्लोबिन की मात्रा की बात करें तो 12 से 17 मिलीग्राम प्रति मिलीलीटर होती है, ठीक है, मिलीग्राम प्रति मिलीलीटर होती है। अब हम बात करेंगे डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? श्वेत रक्त कणिकाएं, वाइट ब्लड कार्प्यूस्कल्स, ऐसे ही ल्यूकोसाइट कहा जाता है, ल्यूकोसाइट कहा जाता है। इनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? इनकी उत्पत्ति देखो बहुत जगह से होती है। जैसे कि हम बात करें श्वेत अस्थि मज्जा से इसकी उत्पत्ति होती है, पहली बात। दूसरी बात होती है थाइमस ग्लैंड से, थाइमस ग्रंथि से इसकी उत्पत्ति होती है, ठीक है, थाइमस ग्लैंड से इसकी उत्पत्ति होती है। तीसरी होती है लसिका ग्रंथियों से इसकी उत्पत्ति होती है और आंतों की पेयर्स पैचेस से भी इसकी उत्पत्ति होती है। 4 जगह से इसकी उत्पत्ति होती है और मृत्यु इसकी रक्त में ही हो जाती है, ठीक है, जिसके जीवन काल 2 से 4 दिनों का होता है। जीवन काल 2 से 4 दिनों का होता है। आकार कैसा होता है? अनियमित आकार की होती है या अमीबा के आकार की होती है और रंग की मात्रा पारदर्शी होती है या सफ़ेद होती है। कार्य की मात्रा तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना इसका कार्य होता है, और मात्रा की मात्रा प्रति घन लीटर रक्त में 6 से 8 हज़ार इसकी मात्रा होती है, ठीक है, 6 से 8 हज़ार इसकी मात्रा होती है। कमी से रोग कौन सा होता है? ठीक है, तो इसकी कमी से ल्यूकोसाइटोपिनिया रोग होता है। ल्यूकोसाइटोपिनिया किस में होता है? तुमसे पूछा जाए, एड्स रोग में होता है, ये एड्स रोग में होता है, ठीक है, और एड्स रोग या विषाणु संक्रमण में होता है, ठीक है, विषाणु या वायरस संक्रमण में होता है। और दूसरा हम बात करें इसकी अधिकता से कौन सा रोग होता है?
ल्यूकोसाइटोसिस रोग होता है। ल्यूकोसाइटोसिस रोग या ल्यूकेमिया रोग इसे कहा जाता है। ये किस में होता है? कैंसर में होता है, ठीक है, ये कैंसर में होता है। अब डब्ल्यूबीसी के प्रकार, ठीक है, डब्ल्यूबीसी दो प्रकार की होती है, कणिका में श्वेत रक्त कणिकाएं और दूसरी होती है अकणिका में श्वेत रक्त कणिकाएं। कणिका में श्वेत रक्त कणिकाएं भी 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती है? इसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। इसिनोफिल और बेसोफिल ये दोनों क्या कार्य करती हैं? इसिनोफिल और बेसोफिल ये दोनों एलर्जी से रक्षा करती हैं, एलर्जी से रक्षा करती हैं। इसिनोफिल, बेसोफिल, बेसोफिल की मात्रा, तो बेसोफिल सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी 0.5% ही पाई जाती है। इसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल जो होती है वह सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी 65% तक यह पाई जाती है। यह क्या कार्य करती है? भारी रोगाणुओं को भक्षण एवं पाचन करने का काम करती है, अर्थात इस क्रिया को क्या कहता है? फैगोसाइटोसिस की प्रक्रिया कहा जाता है। इसलिए इसे क्या कहता है? माइक्रोपोलिसमैन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? माइक्रोपोलिसमैन कहा जाता है। इसके बाद आती है अकणिका में श्वेत रक्त कणिकाएं। इसमें दो आती है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट दो प्रकार की होती है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। अब ये लिम्फोसाइट क्या करती है? लिम्फोसाइट जो होती है वह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करती है। लिम्फोसाइट की बात करें तो देखो सबसे छोटे आकार की डब्ल्यूबीसी होती है, लेकिन इसका केंद्रक बड़ा होता है और ये अगतिशील होती है, ठीक है, अगतिशील होती है। इसके बाद मोनोसाइट। मोनोसाइट की बात करें तो सबसे बड़े आकार की डब्ल्यूबीसी होती है, ठीक है, सबसे बड़े आकार की डब्ल्यूबीसी होती है मोनोसाइट। मोनोसाइट और ये कैसी होती है? अगतिशील होती है। इसका केंद्रक जो होता है वह किडनी के जैसा होता है। कैसा होता है? किडनी का जैसा होता है। और ये भारी रोगाणुओं को भक्षण एवं पाचन करती है, अर्थात ये भी फैगोसाइटोसिस की प्रक्रिया करती है, ठीक है, फैगोसाइटोसिस की प्रक्रिया करती है। और फैगोसाइटोसिस प्रक्रिया करती है, इसे मैक्रोपोलिसमैन कहा जाता है। इसे क्या कहता है? मैक्रोपोलिसमैन कहा जाता है। अब आती प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की मात्रा में पट्टिकाणु बिम्बाणु कहा जाता है, या इसे थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है, थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है, ठीक है, क्या कहता है? थ्रोम्बोसाइट कहता है। प्लेटलेट्स की उत्पत्ति कहाँ से होती है? ठीक है, प्लेटलेट्स की उत्पत्ति होती है अस्थिमज्जा की मेगा कैरियोसाइट कोशिका से इसकी उत्पत्ति। अस्थिमज्जा में मेगा कैरियोसाइट कोशिका में इसकी उत्पत्ति होती है। मृत्यु इसके रक्त में ही हो जाती है। और इसके जीवन काल की बात करें 10 से 12 दिनों का इसका जीवन काल होता है। इसका जीवन काल होता है। कार्य की मात्रा और रक्त का थक्का जमाने का काम करती है। मात्रा की बात करें तो प्रति घन मीटर रक्त में इसकी मात्रा, प्रति घन मिलीलीटर रक्त में इसकी मात्रा देखी जाए तो प्रति घन मिलीलीटर रक्त में इसकी मात्रा 1.5 से 4.5 लाख तक होती है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से होता है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से थ्रोम्बोसाइटोपिनिया रोग होता है। और इसकी इसमें ये कौन से रोग में होता है? डेंगू रोग में होता है। और इसकी अधिकता से थ्रोम्बोसाइटोसिस रोग होता है, ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोसिस रोग होता है। अब हम देखें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के अनुपात देखें किस अनुपात में होती है। तो 600 अनुपात 1:40 के अनुपात में यह दिखाई पड़ती है, ठीक है, दिखाई पड़ती है। अब हम देखेंगे रक्त का थक्का जमना। देखो रक्त का थक्का जमाने में कौन मदद करता है? प्लेटलेट्स। और प्रोटीन में कौन मदद करता है? फाइब्रोनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। विटामिन की बात करें, विटामिन के मदद करता है। और लवण की बात करें तो कैल्शियम लवण रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। शरीर के अंदर रक्त को जमने से हेपेरिन नामक प्रोटीन रोकता है। ये इतना याद रखना, ठीक है। अब हम देखेंगे रक्त समूह के बारे में। रक्त समूह की बात करें, रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। इसने ए, बी और ओ रक्त समूह खोज की थी, जबकि ए बी रक्त समूह खोज किसने की थी? डिकेस्टेलो तथा स्टर्ली ने की थी। अब रक्त समूह बनता कैसे है? देखो रक्त समूह में दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है एंटीजन और दूसरी होती है एंटीबॉडी। एंटीजन की बात करें तो एंटीजन दो प्रकार का होता है, कैपिटल ए और कैपिटल बी, ठीक है। एंटीजन क्या करता है? ब्लड ग्रुप बनाने का काम करता है, ब्लड ग्रुप बनाता है, ठीक है, ब्लड ग्रुप बनाता है एंटीजन। और ये कहाँ पाया जाता है? तो यह आरबीसी की प्लाज्मा झिल्ली पर पाया जाता है, ठीक है। आरबीसी की प्लाज्मा झिल्ली पर उपस्थित होता है क्या? एंटीजन। और एंटीजन किस प्रोटीन का बना होता है? ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है, ठीक है। किस प्रोटीन का बना होता है भैया? ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। उसके बाद आता है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या करता है? ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, ठीक है। इसका निर्माण डब्ल्यूबीसी में होता है, लेकिन यह पाया जाता है प्लाज्मा में। यह दो प्रकार का होता है, स्मॉल ए और स्मॉल बी, ठीक है। इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन का यह बना होता है, ठीक है, बना होता है। अब यदि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें एंटीजन ए होता है और एंटीबॉडी स्मॉल बी होती है। यदि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी है तो उसमें एंटीजन कैपिटल बी होता है, एंटीबॉडी ए होती है, ठीक है। यदि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसमें एंटीजन ए बी होता है, एंटीबॉडी उसमें नहीं होती है। यदि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप 0 है तो उसमें एंटीजन नहीं पाया जाएगा, एंटीबॉडी स्मॉल ए बी होती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे आर एस फैक्टर की। आर एस फैक्टर की मात्रा, तो आर एस फैक्टर खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर एवं बीनर ने की थी। रीसस बंदर में की थी। किसमें की थी? रीसस बंदर में की थी। जिन व्यक्तियों में ठीक है आर एस फैक्टर कहाँ पर पाया जाता है? ये भी प्लाज्मा झिल्ली पर उपस्थित होता है, आरबीसी की प्लाज्मा झिल्ली पर उपस्थित होता है। जिन व्यक्तियों में आर एस फैक्टर पाया जाता है उन्हें पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला, और जिनमें आर एस फैक्टर नहीं पाया जाता उन्हें नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला कहा जाता है। पृथ्वी पर 80% लोगों में आज आर एस फैक्टर पाया जाता है, ठीक है। देखो अब कौन किसको ब्लड दे सकता है? प्लस वाला प्लस वाले को ब्लड दे सकता है, माइनस वाला माइनस वाले को ब्लड दे सकता है, ठीक है।
और माइनस वाला प्लस वाले को भी ब्लड दे सकता है, लेकिन प्लस वाला माइनस वाले उसको ब्लड नहीं दे सकता है, क्लॉटिंग जमने लगेगी और वह मर जाएगा। ऐसा ही विवाह में होता है, ठीक है। प्लस वाला प्लस वाले से शादी करेगा तो सामान्य संतान होगी, माइनस वाला माइनस वाले से शादी करेगा तो सामान्य संतान होगी। माइनस वाला प्लस वाले से शादी करेगा तो सामान्य संतान होगी, लेकिन प्लस वाला यदि माइनस वाली लड़की से शादी करता है तो पहली संतान तो सामान्य हो जाएगी, लेकिन दूसरी संतान जो होगी एरिथ्रोब्लास्टोसिस फटालिस रोग से ग्रसित होगी, ठीक है। इसके लिए एंटी डी का इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है। एंटी डी का इंजेक्शन दिया जाता है। इसे जैविक रूप से निषेध विवाह कहा जाता है, ठीक है। प्लस और माइनस को जैविक रूप से निषेध विवाह कहा जाता है। अब हम देखेंगे रक्तवाहिनियों के बारे में। रक्तवाहिनियाँ तीन प्रकार की होती हैं, धमनी, शिराएं और केशिकाएं। सबसे पहले हम धमनी और शिराओं में अंतर देखते हैं। धमनी शुद्ध रक्त ले जाने वाली वाहिनियों को क्या कहा जाता है? धमनी कहा जाता है, जबकि शिरा अशुद्ध रक्त ले जाने वाली वाहिनियों को शिरा कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर धमनी में एक अपवाद है, ऑर्टा धमनी, ठीक है, और शिराओं में अपवाद है पल्मोनरी शिरा, ठीक है। पल्मोनरी शिरा अपवाद है। धमनी की मात्र धमनी जो होती है वह हृदय से विभिन्न अंगों तक रक्त ले जाने का काम करती है, हृदय से अंगों तक रक्त ले जाने का काम करती है, जबकि शिरा अंगों से हृदय तक रक्त लाने का काम का शिरा का होता है। धमनी की मात्र धमनी की दीवार मोटी होती है, इसलिए यहाँ पर ब्लड प्रेशर हाई होता है। शिराओं की दीवार पतली होती है, इसलिए यहाँ पर ब्लड प्रेशर लो होता है, ठीक है, लो होता है। सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? ऑर्टा है। सबसे बड़ी शिरा कौन सी है? सुपीरियर वेना कावा या इन्फीरियर वेना कावा है, ठीक है। अब हम देखेंगे केशिकाओं के बारे में। ये धमनी और शिराओं को जुड़े रखने का कार्य करती है, शरीर के प्रत्येक अंग तक रक्त को ले जाने का काम करती है और वहाँ तक पोषक पदार्थों को पहुँचाती है रक्त के माध्यम से, ठीक है। अब हृदय की धड़कन को प्रभावित करने वाले हार्मोन कौन से हैं? ठीक है, तीन है। एक तो है एड्रेनलिन, दूसरा है नॉर एड्रेनलिन और तीसरा है थायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक है। थायरॉक्सिन हार्मोन कैसे प्रभावित करता है? पाचन क्रिया को बढ़ाकर हृदय की धड़कन को बढ़ा देता है, ठीक है।